हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन की, उसका रिवीजन कर रहे हैं। और जो ये बुक है इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और अन्य पीडीएफ जो भी हैं, जो भी नोट्स हैं, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी नोट्स चाहिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने मौर्य साम्राज्य करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न 117, कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। तो वो आपका बिंदुसार बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। प्रश्न नंबर 118, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। तो वो आपका पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का मुख्य सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। इसने अशोक के कई स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रश्न नंबर 119, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी। तो 30 सदस्य थे। मौर्य प्रशासन एक विशाल सेना के रख रखाव के लिए जाना जाता था। रोमन लेखक प्लिनी ने उल्लेख किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9000 हाथी, 30,000 घुड़सवार और 6 लाख पैदल सेना थी। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी, जो कि सशस्त्र बल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न नंबर 120, भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया गया था। किसने वर्गीकृत किया था। तो मेगस्थनीज ने किया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है। प्रथम दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। मेगस्थनीज ने बताया था कि भारत समाज की सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा नहीं पाई। प्रश्न नंबर 121, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इसमें आपका इंद्रप्रस्थ नहीं था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। अशोक मौर्य वंश का राजा था। इसने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था, जिसमें कि राज्य के प्रशासन की नीतियां बताई गई थी। प्रश्न नंबर 122, कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण है। तो आपका आर्य अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे, जिसमें कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना तथा मित्र। प्रश्न नंबर 123, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता था। तो मंत्री और अधिकारी को दर्शाता था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य से तात्पर्य मंत्री और अधिकारी से था। यह राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था, जिसके बिना राज्य द्वारा शासन संचालित कठिन ही नहीं, असंभव था। अमात्यों की संख्या राज्य की इच्छा पर निर्भर करती थी। प्रश्न नंबर 124, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो वह अशोक ने प्राप्त की थी। मौर्य शासक अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की जो राजधानी थी वो तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी डोंगढ़ थी। प्रश्न नंबर 125, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 8 वर्ष के बाद प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 124, किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो अशोक ने छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 127, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था। तो वो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी तथा हेरांत एवं मकरांत प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक इंडिका है। प्रश्न नंबर 128, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था।
तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-21 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें की कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहां नंदवंश के राजा घनानंद का शासन था। इसके साथ ही मगध में नंदवंश का पतन हुआ और विशाल मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जिसे कि वर्तमान में पटना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 129 कथन दिए गए हैं कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और दूसरा है कि चाणक्य ने कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे थे। तो ये दोनों कथन सही है। अशोक के शिलालेख कई लिपि में मिलते हैं, जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक आदि, जिन्हें की सावर्तिक ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि बाह्य सदाई लिखी जाती थी। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इसमें मौर्यकालीन राजव्यवस्था के संबंध में उल्लेखित किया गया है। प्रश्न नंबर 130 समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो उसका कर निर्धारण का कार्य था। मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता था, जिसका कि मुख्य कार्य कर निर्धारण करना था। इसके अधीन शुल्काक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय संगठन के संबंध में जानकारी मिलती है। इस काल में शासन के विविध विभाग तीर्थ कहलाते थे, जिनकी संख्या 18 थी। प्रश्न नंबर 131 मौर्य साम्राज्य की स्थापना संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में फारस यानी कि ईरान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेखित किया गया था। प्रश्न नंबर 132 किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप था। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है, जिसमें कि कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। प्राचीन लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्वी 3वीं शताब्दी में बनाए गए शिलालेखों के रूप में उनके स्थानों पर मिलते हैं। अशोक प्रथम शासक थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई थी। प्रश्न नंबर 133 कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि को भारत की अधिकांश लिपियों की जननी माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ था। 5वीं सदी में ईसा पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक इसका एक रूप तथा इसकी 2 धारा उत्तरी व दक्षिणी मिलती है। उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी लिपि है। दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग आदि लिपियां हैं। प्रश्न नंबर 134 मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था। यह एक अयोग्य शासक था। उसने राजकाज एवं सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अपना सारा समय वह भोग विलास में व्यतीत करता था। इसका लाभ उठाकर बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने उसकी हत्या कर सुंगवंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 135 निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कलिंग के विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। अशोक धम्म की नीति में विश्वास रखता था। उसकी लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट देने का वर्णन रुम्मदेई स्तंभ शिलालेख में किया गया है। प्रश्न नंबर 136 कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। मगध साम्राज्य समय के साथ 3 राजवंशों के शासन को समाहित करता है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश। इसमें पहला और महत्वपूर्ण राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया। बाकी सभी शासक मौर्य राजवंश से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 137 राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो उसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री थी, जिसे कि एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ संघमित्रा को श्रीलंका
में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। प्रश्न नंबर 138, किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य किया। इससे पूर्व नंदवंश के राजा गणानंद का शासन था। नंदवंश के पतन के बाद विशाल मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ था। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जिसका नाम पटना है। प्रश्न नंबर 139, किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उन्नीत किए थे? तो वो अशोक ने किए थे। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर की सतह पर अपने संदेश उत्तीर्ण करवाए। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिका और ग्रीक लिपियों में लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 140, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव रखी थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी तथा मगध साम्राज्य पर कण्व वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न नंबर 141, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, तो ये सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, वो अशोक के विरोधी था, ये गलत है। गणानंद को पराजित करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता प्राप्त की थी। इसके पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसका संबंध राजनीति से था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, न कि अशोक का समकालीन था। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के पश्चात युद्ध का त्याग किया था। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो इसमें आपका आएगा सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, अशोक और फिर बृहद्रथ। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 138 वर्ष भारत में शासन किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य साम्राज्य जो मौर्य राजवंश था उसके शासकों की सूची है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। बिंदुसार 298 से 273, अशोक 273 से 236, बृहद्रथ मौर्य 187 से 184। प्रश्न नंबर 143, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो वो की थी 1958 में। कांधार का द्विभाषी शिलालेख सम्राट अशोक 260 ईसा पूर्व में शिला पर 2 भाषाओं में उत्तीर्ण कराया गया प्रसिद्ध शिलालेख है। यह अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख है जो कि उसके शासन के 10वें वर्ष उत्तीर्ण कराया गया था। इसकी खोज सन 1958 में की गई थी। प्रश्न नंबर 144, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो वो सांची से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 145, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में खालिस्तान के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो आपका नंद साम्राज्य को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 146, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर 147, गुजरात में खालिस्तान झील विस्तृत एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो वो आपकी सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील गुजरात के गिरिनार क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरिनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के महामात्य दुशासन ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, उसे मजबूती प्रदान की।
बाद के समय में स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया। जूनागढ़ शिलालेख में शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 148, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जाता है जिन्होंने खालिस्तान वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। शासक बनने के बाद सम्राट अशोक ने एकमात्र युद्ध कलिंग के साथ आखिरी युद्ध लड़ा। कलिंग वर्तमान में महानदी एवं गोदावरी के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसका अधिकतम क्षेत्र उड़ीसा के अंतर्गत आता है। रोमिला थापर का कहना है कि अशोक की नज़र कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी। इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में भीष्म रक्तपात एवं हृदय विदारक दृश्य देखकर अशोक ने अपनी विजय नीति बदली। अशोक विजय घोष के स्थान पर धम्म विजय एवं धम्म घोष की नीति अपनाई। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित में से किस देवानामा प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका आएगा अशोक प्राचीन भारत के मौर्य राजवंश का तीसरा राजा था। अशोक को देवाप्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता है। उसके समय मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, जबकि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम मौर्योत्तर साम्राज्य करेंगे, यानी कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर। तो वो हम अब कल की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसकी जो PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।